स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों को अभी एईपीएस ट्रांजैक्शन करने क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले तो बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर लिंक कीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन करने देंगे। जिनका ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिंक है उनका भी एईपीएस में ट्रांजैक्शन एसबीआई बैंक का नहीं हो रहा है। कई सारा रिटेलर हम लोगों को रिपोर्ट किए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लेटेस्ट अपडेट क्या है एईपीएस में, आप क्या करेंगे तो एईपीएस में ट्रांजैक्शन अभी आप कर सकते हैं एसबीआई बैंक का। क्या क्या एरर है, क्या क्या दिक्कत है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, हम लोगों का रिटेलर का फीडबैक क्या है, बैंक की तरफ से क्या अपडेट है, कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है, सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर आप भी एईपीएस संचालक हैं, आप भी एईपीएस का काम करते हैं, आप भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी एईपीएस नहीं चल रहा है, जिसका अपडेट हम लोग आज के इस वीडियो में आपको देंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और जितने सारे लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, बता दूं मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके इन्वेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आप हम लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको भी सभी कुछ का अपडेट जल्द से जल्द हम लोग दे सके। तो देखिए, एनपीसीआई एईपीएस सिस्टम को इसीलिए लेकर के आया था कि ग्राहक को, कस्टमर को ज्यादा परेशानी ना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना हो, कस्टमर अपने ऑथेंटिकेट करके अपना खाते का पैसा एईपीएस से निकाल सके किसी भी बैंक का। बट एनपीसीआई ने उस टाइम कहा था कि कस्टमर ऑथेंटिकेट करेगा, कस्टमर फिंगरप्रिंट देगा, तब जाकर के पैसा निकलेगा कस्टमर का। बट तब क्या हो, जब कस्टमर ऑथेंटिकेट ही ना करे, कस्टमर फिंगर ही ना दे, तब भी उनके खाते से पैसा निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस टाइप के ही केस कई सारा बैंकों में देखने को मिले हैं, जहां पर फ्रॉड वगैरह जो फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का आईडी ले रहे हैं, किसी भी का भी डॉक्यूमेंट देके, थर्ड पार्टी पर्सन का डॉक्यूमेंट देके आईडी ले रहा है। उसके बाद केवाईसी करने के बाद वो फिंगरप्रिंट का क्लोन बना लेता है। फिंगरप्रिंट जो कस्टमर देते हैं, जिससे आप पैसा निकालते हैं, वो फ्रॉड क्या करता है, क्लोन बना लेता है फिंगरप्रिंट का। मतलब किसी भी टाइप से उनका फिंगरप्रिंट का डुप्लीकेट कर लेता है और उस टाइप से बिना कस्टमर के परमिशन के, बिना कस्टमर का ऑथेंटिकेट किए ही उनके खाते से पैसे निकाल ले रहा है। अब जब कस्टमर को पता चलता है कि उनके खाते से पैसे कट चुके हैं, तब वो जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं कि मेरे ऑथेंटिकेट नहीं करने के बावजूद भी मेरे खाते से पैसे क्यों काटे। तब जाकर के बैंक को पता चलती है, बैंक यहां पर चार्जबैक रिक्वेस्ट एनपीसीआई को सबमिट करता है। तो ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन में काउंट किए जाते हैं। दूसरा यहां पर है, आप सभी को पता होगा कि यहां पर कुछ दिन पहले जो है रिसेंटली यहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस बनाने वाली जो कंपनीज होते हैं, उसमें E1, E2 और भी कई सारा मॉडल का डिवाइस को बैन किए गए हैं, बंद किए गए हैं। उसमें क्या हो रहा था, जो यहाँ पर क्लोन वाला जो फिंगर रहता था उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए ये सारा डिवाइस को भी बंद किया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक और एनपीसीआई जितना दूर तक सोचता है उससे 2 कदम आगे निकल जाता है फ्रॉड उससे 2 कदम आगे निकल जाता है, इसलिए फ्रॉड करने में सक्सेसफुल हो जाता है फ्रॉड लोग। अब इस तरीके का भी केस आता है, मान लीजिए कोई कस्टमर आते हैं, उनके पास उठाना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं 2000 रुपीज, और कहां पर उस केस में रिटेलर विड्रॉल कर लेता है कस्टमर के पास 2500 रुपीज, कस्टमर को दे देता है 2000 रुपीज। कस्टमर जाके बैंक में रिपोर्ट करता है कि मैंने तो सिर्फ 2000 ही उठाया था, दिया है 500 रुपीज मेरे खाते से कहां गया। तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड ट्रांजैक्शन में काउंट होता है। उसके बाद इस केस में भी बैंक को चार्जबैक रिक्वेस्ट एनपीसीआई को लगाना होता है, तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड होता है। इसलिए आप सभी को बोलते हैं कि आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर का, उनको रिसीव दिया कीजिए, प्रिंटर ले लीजिए एक, और उससे आप कस्टमर को रिसीव भी दे दीजिए। कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और कस्टमर को सभी कुछ पता रहेगा। तो ये सब फ्रॉड एक्टिविटी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, तब जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्टेप को लिया है कि आपके कस्टमर के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा, तब जाकर के आप एईपीएस से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी कस्टमर जितने भी पैसे निकालेंगे, ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो ग्राहक को मैसेज दे सके कि हाँ इतने पैसे आपके खाते से अभी निकले हैं। इसलिए इसको अभी मैंडेटरी किया गया है कि अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनका पैसा नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर कई सारा रिटेलर हम लोगों को बताए हैं पिछले कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, कि जिनका मोबाइल नंबर पहले से लिंक है उनका भी यहाँ पर पैसे नहीं निकल रहा है।
तो इस केस में जब हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पर पता चला कि अगर वो एक मोबाइल नंबर मल्टीपल अकाउंट में, मतलब मान लीजिए उनके फैमिली में कई सारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर अकाउंट है और वो सेम नंबर एक से ज्यादा अकाउंट में लिंक है, तो उस केस में भी एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा मोबाइल नंबर लिंक हो जो कि यूनिक हो और एक ही अकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर लिंक हो, उसका ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांजैक्शन होगा। जितने सारे रिटेलर हम लोगों को बोल रहे थे कि जो है लिंक है मोबाइल नंबर फिर भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम लोगों को ये जानकारी मिला है कि अगर वो मोबाइल नंबर मल्टीपल अकाउंट में लिंक है तो भी जाकर के आप एईपीएस से नहीं निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका भी परमिशन आपको नहीं देगा। दूसरा केस ये हो सकता है जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर है फिर भी नहीं निकल रहा है, उनका ये हो सकता है कि वो बहुत दिन से यहाँ पर बैंक ब्रांच में या फिर बैंक का जहां पर उसने ओपन किया है सीएसपी सेंटर में बहुत दिन से विजिट नहीं किया है, उसका केवाईसी भी पेंडिंग है। इस केस में भी ये एरर आ सकता है। मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद भी आपको जो है पैसा नहीं निकलेगा एईपीएस में। अगर वो बहुत दिन से जो है बैंक ब्रांच नहीं गए हैं, केवाईसी उनका पेंडिंग है, तो वो केवाईसी जैसे ही कर लेता है तो उनका आप पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज एनपीसीआई और बैंक को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो रिटेलर, जो सीएसपी यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है, जो रिटेलर के पास सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर आते थे, वो अभी क्या करेंगे, वो अभी कौन सा बैंक का ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इसमें एनपीसीआई को और बैंक को ध्यान देना चाहिए। और भी एक चीज एनपीसीआई और बैंक को हम लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर ये सिस्टम को रखना ही चाहते थे कि मोबाइल नंबर लिंक होगा तब जाकर के हम लोग एईपीएस का परमिशन देंगे, तो आप ये सिस्टम को पहले से ही क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किए, पहले से ही ये रूल्स रेगुलेशन को क्यों लागू नहीं किए। ऐसा आप कर सकते थे कि जब कस्टमर बैंक अकाउंट ओपन करने जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उस टाइम ही आप बोल दीजिए कस्टमर को कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तभी जाकर के आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं करता है कस्टमर तो आप अकाउंट ही खोल के मत देते, ताकि आज इस डेट में हम लोगों को और हम लोगों के रिटेलर्स को और भी जो भी अलग अलग कंपनी में काम करते हैं उनको ये जो है दिन देखना नहीं पड़ता, ये सिचुएशन उनको देखना नहीं पड़ता। अगर आप लोग अच्छा डिसीजन लेते हैं एनपीसीआई और बैंक, तो आपका डिसीजन अगर अच्छा होता, यहाँ पर आप पहले से ही मोबाइल नंबर लिंक करके अकाउंट को खोलते, तो अभी हम लोगों को दिक्कत नहीं होता। तो इसमें भी एनपीसीआई और बैंक को ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ पर एईपीएस बिजनेस कर रहे हैं, इतने दिन से ये एईपीएस सिस्टम चला आ रहा है, आप सडनली इसको बंद नहीं कर सकते, सडनली आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा रिटेलर का बिजनेस बस यही है, यही बिजनेस करके वो खाते हैं, यही बिजनेस करके वो चलते हैं। तो इसमें भी एनपीसीआई और बैंक को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से एक काम हो सके, सिस्टम रनिंग हो सके, सिस्टम चल सके। अब अभी हम लोगों के पास ऑप्शन ये है कि आपको बैंक में जाकर के कस्टमर को उसके अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक कैसे करना है, पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने बताया है, एक फॉर्म को आपको दिखाया है, वो फॉर्म को फिलअप करके कस्टमर को दीजिए कि सबमिट कीजिए बैंक में, तब जाकर के मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यही अपडेट है। तो उम्मीद है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी अपडेट पता चल गया है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।